आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the three press conferences. Yes. वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मान्यवर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी जो हैं वो आमने सामने आ गए थे लोकसभा में बुधवार को, जब हाउस जो है इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन कर रहा था और केंद्रीय गृह मंत्री की जवाब देने की बारी थी। ये जवाब जो है लगभग 5 बजे के आसपास जो है वो शुरू हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो पूरा जो अपनी रिसर्च जो है वो कर आए थे। उन्होंने एक एक कर जितने भी इश्यूज जो ऑपोजिशन पार्टीज इतने समय से उठा रही हैं उन्हें डिमोलिश करना शुरू किया। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि जो राहुल गांधी अभी तक क्लेम करते रहे हैं, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, 3 उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जिनमें उन्होंने सीधे सीधे आरोप जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उस पर लगाए। तो शाह ने एग्जांपल्स दिए कि किस तरह से जो एक एकड़ का फार्म है हरियाणा में, जिसमें राहुल गांधी ने क्लेम किया था कि लगभग 256 वोटर सिर्फ एक ही घर में रहते हैं, वो किस तरह से गलत था। साथ में मिंटा देवी क्यों आखिर 124 वर्ष की अपने इलेक्शन कार्ड में उनकी आयु जो है वो लिखी गई थी, इसके बारे में भी उन्होंने खुलासा किया। तो आइए सुनते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने इन दोनों मुद्दों के ऊपर क्या कहा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। अब वो परमाणु बम के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़ गए। चुनाव आयोग ने इतनी स्पष्टता करी कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है और 1 एकड़ का पुश्तैनी प्लॉट में अनेक परिवार बस रहे हैं, मगर वहां हर परिवार के घर का नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए सब जगह हाउस नंबर 501 दिया गया। और एक परिवार की तो 3 पीढ़ियां साथ में रह सकती है। और पुराने नंबर से ही जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई तब से ये नंबर इसी तरह से चल रहा है। ये ना कोई फर्जी घर है ना फर्जी वोटर है। मान्यवर, बिहार में एक मतदाता की उम्र 34 साल की है, इसको 124 साल बताया गया। सच था कि इसमें उम्र 124 बार छपी थी। बाद में मिंटा देवी जी ने खुद बताया कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और वो ऑनलाइन आवेदन करने में गलती हो गई, इसके कारण उम्र 124 बार साल छपी थी। अब इसके आधार पर मतदाता सूची पर प्रश्न कर दिए। सुबोध कुमार नवादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि एक राजनीतिक दल के बीएलए है, इनका नाम कभी आया ही नहीं, वो भी सच नहीं निकला। रंजू देवी रोहतास, उनको कहा कि एक कार्यकर्ता, उन्होंने बाद में रंजू देवी जी ने स्टेटमेंट दिया, जबरन बुलाकर उनकी वोटर लिस्ट से नाम काट लिया गया, ऐसा आरोप हुआ। तो रंजू देवी ने यही कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहने पर मैंने गलत जानकारी दी थी। मान्यवर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसने जिस प्रकार का देश में माहौल बनाया, चलो ये तो मैंने आरोप जो लगाए थे और सत्य क्या है कहा, मगर मैं विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसको सुधार करना चाहिए, तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, एसआईआर क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है
ये मतदाता सूची से नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने 3 अहम मुद्दों का भी जिक्र किया, क्योंकि राहुल गांधी अक्सर इन मुद्दों का जिक्र जो है वो करते रहते हैं। पहला ये कि आखिर क्यों जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्हें इम्यूनिटी जो है वो केंद्र सरकार ने दी हुई है। दूसरा मुद्दा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता उस पैनल में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन करता है। और तीसरा मुद्दा कि 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिलीट क्यों कर दी जाती है। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने इसके ऊपर सिलसिलेवार जो है वो जवाब दिया। आइए सुनते हैं कि इस मुद्दे के ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कहा। फ्री एंड फेयर चुनाव कराने का हमारा संविधान ने जिम्मेदारी चुनाव आयोग की तय की। मतदाता सूची बनाने की और मतदाता सूची में सुधार करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग को दी। अनुच्छेद संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 इसमें चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये सभी चुनाव का संपूर्ण नियंत्रण संविधान ने चुनाव आयुक्त को दिया है। और चुनाव आयुक्त एक से ज्यादा हो तो इलेक्शन कमिश्नर को दिया है। अब 325 जो अनुच्छेद है वो किसी भी पात्र मतदाता को मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाता, इसका प्रावधान करता है। वोट चोरी का नारा जो है वो देश भर में जो है वो काफी लोकप्रिय हुआ था। बिहार के इलेक्शन के दौरान भी कई जगह हमने वोट चोरी का जो जिक्र है वो सुना था। मॉनसून सत्र में पूरा सत्र जो है वो ऑपोजिशन पार्टीज वोट चोरी की बात करती रही थी। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री ने भी वोट चोरी का हवाला देते हुए गांधी परिवार का जिक्र किया। उन्होंने शुरुआत की जवाहरलाल नेहरू से, फिर वो पहुंचे इंदिरा गांधी पे और फिर सोनिया गांधी पे। उन्होंने बताया कि किस तरह से 2 वोट हासिल करने के बाद जवाहरलाल नेहरू जो है वो देश के प्रधानमंत्री बन गए थे और 28 वोट के बावजूद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और साथ में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने अपने लिए ही इम्यूनिटी जो है वो जो है उसका एक कानून बना दिया था और किस तरह से सोनिया गांधी जो है वो वोटर बन गई थी नागरिक बनने से पहले। तो आइए सुनते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने इन 3 अहम मुद्दों के ऊपर क्या कहा। मान्यवर, वोट चोरी का कोहराम बचा है। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूं। वोट चोरी के 3 आयाम हैं। एक तो मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है और आप वोटर बन जाते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। दूसरा, आप गलत प्रकार से चुनाव जीतते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। और तीसरा, जनादेश को डिफाई करते हो, मतलब वोट के विपरीत आप कोई पद प्राप्त कर लेते हो तो भी एक प्रकार से वोट चोरी होता है। अरे सुनो ना, क्यों जल्दबाजी करते हो मानिकम, क्यों? अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीते, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर देते। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया।
कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? आपका क्या जवाब है? और उन्होंने तो स्वयं के लिए ले ली। उनका आरोप है, ले ऐसे नहीं चलता। मान्यवर, उनका आरोप है कि सरकार ने बनाया तो लोकतंत्र ने बनाया, तो जो समय का केस था वो बताया है, आगे का तो बताया। मोदी जी को भी सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है भाई, आपकी कृपा से नहीं बने हैं। मान्यवर नो, इस तरह से मानक तरीका ठीक नहीं है आपका, 2-2 मिनट में उठना। मान्यवर, विपक्ष के नेता ने कहा कि आपने चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी। इनका आरोप सत्य नहीं है, मैं इसकी बात बाद में करता हूं। परंतु हमने तो चलो मानो चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी, श्रीमती गांधी ने तो अपने आप को इम्यूनिटी दी। और फिर जब ये संवैधानिक सुधार के वायरस चैलेंज हुए, तो वो केस जीतने के लिए 2, 3 और 4 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के जज को बाईपास कर चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया और वहां केस भी जीत लिया। और मान्यवर, ये तो इतिहास है, कौन जुटला सकता है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास, ये तो इतिहास है, सर्वोच्च अदालत और संसद के रिकॉर्ड में रखा हुआ इतिहास है। इसके खिलाफ लल्लन सिंह जैसे कितने लोग पूरा जीवन लड़े बिहार में, इमरजेंसी के खिलाफ जेल में गए, लाखों लोग गए। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहता हूं, तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। केंद्रीय गृह मंत्री ने ऑपोजिशन पार्टीज को इस बारे पे भी जो है एक उन्हें अच्छी तरह से सुनाया। उनका कहना था कि हमेशा से इस बात के ऊपर चर्चा होती है कि जो चुनाव आयोग है वो विपक्ष की सुनता नहीं है। तो जब उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या क्या सुझाव जो हैं वो विपक्ष की तरफ से आए हैं इलेक्शंस को बेहतर करने के लिए, तो जो चुनाव आयोग है उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को बताया था कि अभी तक पिछले 15-20 साल में कोई भी सुझाव नहीं आया है। तो इस मुद्दे को लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो हावी हुए विपक्ष के ऊपर। तो आइए सुनते हैं कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा। मैं मेरे स्टेटमेंट पर कायम हूं। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद आज तक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को एक भी चुनाव सुधार का प्रपोजल नहीं दिया। मान्यवर, ये कई बार मिलने गए हैं, मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा है। 21 चुनाव आयुक्त, कमिश्नर और मुख्य चुनाव और 21 और 29 इस प्रकार से हुए जिसमें कोई प्रधानमंत्री जी ही रखते थे। कांग्रेस पार्टी ने ही ये परंपरा बनाई थी, कानून भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। मगर आज आरोप करना है इसलिए आपने चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी कर लिया। चुनाव चोरी के कहने से कुछ नहीं होता, जनता हमको सुनती है भाई, और हम जवाब भी देते हैं। दरअसल इलेक्शन रिफॉर्म का जो एक मुद्दा है वो विपक्ष चाहता था इसके ऊपर डिस्कशन हो, लेकिन जो केंद्र सरकार थी वो तैयार नहीं थी। जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर किरेन रिजिजू, उनका धन्यवाद केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे के ऊपर बहस उन्होंने कराई। अब पूरा देश जानता है कि SIR की क्या सच्चाई है और इलेक्शन रिफॉर्म्स की क्या सच्चाई है। तो उन्होंने धन्यवाद किरेन रिजिजू साहब का भी दिया। ये जो इस बहस के ऊपर चर्चा लगभग 10 घंटे चली। 63 स्पीकर जो है उन्होंने लोकसभा में इस बहस में जो है वो हिस्सा लिया और केंद्रीय गृह मंत्री का जो जवाब है वो लगभग
90 मिनट के आसपास चला। बाहर निकलकर जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने काफ़ी आरोप जो हैं वो सरकार के ऊपर लगाए। आइए सुनते हैं कि विपक्ष के नेताओं ने बाहर आकर क्या कहा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर चर्चा के लिए सत्र की शुरुआत में 2 दिन गतिरोध भी हुआ। इससे एक प्रकार की गैर समझ, गलत धारणा जनता के बीच में पड़ी कि हम लोग ये चर्चा नहीं चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, संसद ये देश का चर्चा का सबसे बड़ा पंचायत है और हम भाजपा वाले, एनडीए वाले चर्चा से कभी नहीं भागते। कोई भी मुद्दा हो, संसद के नियमों के अनुसार चर्चा के लिए हम तैयार रहते हैं। हमने 2 दिन तक विपक्ष के चर्चा करी कि इसको बाद में किया जाए, 2 सत्र बाद में किया जाए, मगर नहीं माने। हमने हां भर दी। मेरा दायित्व है मान्यवर कि हमने क्यों ना बोली थी। ना बोलने के 2 कारण थे। एक कारण था कि चर्चा गहन पुनः निरीक्षण के नाम पर वो मांगते थे, एसआईआर के नाम पर मांगते थे। मान्यवर, मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि एसआईआर पर इस सदन पे चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि गहन पुनः निरीक्षण की जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग की है। भारत का चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त ये सरकार के तहत काम नहीं करते। अगर जब चर्चा होती है और कुछ सवाल खड़े किए जाएंगे तो इसका जवाब कौन देगा? मान्यवर, जब उन्होंने कहा कि हम चुनाव सुधार पर चर्चा करने के लिए तैयार है, हम तुरंत मान गए और आज चुनाव सुधार पर ही चर्चा हुई। मान्यवर, लगभग अब इस मुद्दे के ऊपर राज्यसभा में बहस होगी, जहां पर गुरुवार से इस मुद्दे के ऊपर बहस होगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।